मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भिंड के एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दंदरोआ धाम में हनुमान जी के किए दर्शन। स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में हुए शामिल। रायपुर में 6 साल बाद फिर से अलकरण समारोह का आयोजन। खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से की चर्चा। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सुकमा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। लखपति दीदियों को डिजिटल क्षमताओं का दिया गया प्रशिक्षण। बैंकिंग और धोखाधड़ी को लेकर किया जागरूक। बैतूल में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन का खेल। खनन माफियाओं को मिल रहा विभाग का संरक्षण। माइनिंग इंस्पेक्टर पर मिली भगत के लगे आरोप। और सुकमा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत लाभार्थियों से चर्चा। पार्षद धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने लिया फीडबैक। डोर टू डोर संपर्क करके लाभार्थियों के साथ की मुलाकात। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां रायपुर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले बीजेपी ने अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। हम पूरी तरह से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। हम पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पहले पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कि कांग्रेस में तो जूतम तैयार चल रहा है और वो कब तक करेंगे ये मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 11 की 11 सीटों पर मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली कोई सरकार है जिसने अपने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा कर दिया है। चाहे वो 18 लाख मकान देने का वादा हो, चाहे फिर वो मातृवंदन योजना में महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल के डालने का मामला हो, चाहे वो 2 साल के बोनस का मामला हो, चाहे 2100 रुपये धान खरीदी का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ते की मजदूरी 4500 से 5500 रुपये करने का मामला हो। तो जितने भी मामले हैं जिससे जनहित और लोकहित है, ऐसी सभी बातों को बीजेपी ने पूरा कर। ऐसा है कांग्रेस लंबे चौड़े बयान देती है जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी का एक कारकुन उनकी पूरी पोल खोल देता है। और वहीं रायपुर में खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा ने अलकरण समारोह को लेकर के मीडिया कर्मियों के साथ खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद 6 साल बाद फिर से अलकरण समारोह का आयोजन हुआ है। वहीं मंत्री वर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में ये अलकरण समारोह शुरू हुआ था और इस बीच कांग्रेस की सरकार आ गई तो 5 साल का गैप आ गया और अब फिर से बीजेपी की सरकार आई है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मंत्री वर्मा ने बताया कि करीब 1,49,00,000 रुपयों की राशि प्रदान की गई है और इसके लिए मंत्री ने सबको बधाई भी दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं मंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर के किए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन अब फिर से होगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने खेल के नाम पर खेल खेला था। आज लंबी प्रतीक्षा के बाद 6वें साल में आज फिर से अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये अलंकरण समारोह प्रारंभ हुआ था। 5 साल गैप हो गया था। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ और हमारे सभी खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। करीब आज 1,49,00,000 रुपये भी राशि प्रदान की गई। वहीं सुकमा में डिजिटल क्षमताओं को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान दीदियों को डिजिटल क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि किस प्रकार से कंप्यूटर मोबाइल बैंकिंग में हो रहे धोखाधड़ी से बचना है और लोगों को बचाना है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत लक्ष्मण तिवारी के मार्गदर्शन में कलेक्टर ने लखपति दीदी के अंतर्गत दीदियों की डिजिटल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया।
और वहीं सुकमा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और दोरनापाल वार्ड पार्षद धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने लाभार्थियों से डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संपर्क किया और उनका फीडबैक भी लिया। बता दें कि लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। वहीं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई कोंडागांव के पदाधिकारियों ने नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम टोप्पो को पुष्पगुच्छ देकर के सम्मानित किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के क्रियाकलापों के बारे में अवगत करवाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह, जिलाध्यक्ष सूरज यादव और सेवारत सैनिक श्रीकांत तिवारी उपस्थित रहे। और वहीं धमतरी के नागरिकों की बहुप्रतीक्षित शासकीय अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त ट्रोमा सेंटर की मांग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि इस ट्रोमा सेंटर के लिए लंबे समय से धमतरी के जनप्रतिनिधि और यहां के वरिष्ठ नागरिक प्रयास कर रहे थे। काफी प्रतीक्षा के बाद जाकर के ये मांग पूरी हुई है। 11,000 स्क्वायर फीट में 6 करोड़ 5 लाख की लागत से ट्रोमा सेंटर बनेगा, जिसका भूमि पूजन बीजेपी प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा संपन्न उन्होंने किया। इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं समेत अस्पताल के चिकित्सक अधिकारी और धमतरी के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही बता दें कि इस ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के बाद धमतरी के लोगों की निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सौगात आज धमतरी को मिली है। ट्रॉमा सेंटर यहां आज का भूमि पूजन किया गया है। धमतरी की जनता सालों से मांग कर रही थी और आज वो पल आ गया जब इसका भूमि पूजन हो रहा है। 11,000 लगभग स्क्वायर फीट में बनने वाला 6.5 करोड़ की लागत से ये ट्रॉमा सेंटर बनाया जा रहा है। अब धमतरी की जनता रायपुर की ओर नहीं मुंह ताकेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की ओर नहीं जाएगी। सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस संकल्प है कि जनता की सेवा करना है। माननीय मोदी जी ने कहा है गरीबों की सेवा ही हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। और आज आप देख रहे हैं आज ट्रॉमा सेंटर का भूमि पूजन हुआ है। जिला अस्पताल में अक्सर ये जनता की शिकायत रहती है कि डॉक्टर समय पर नहीं आते, क्या इसमें भी आप भविष्य में देखिए, हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, गरीबों का सेवा करना है। 5 साल की सरकार के बाद, कांग्रेस की सरकार के बाद हमारी सरकार बैठी है। निश्चित रूप से इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि डॉक्टरों की पूरी उपस्थिति हो, सारे डॉक्टर्स के पद जो खाली उनको भरा जाए। हमारा ये उद्देश्य है कि हर जगह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। वहीं गरियाबंद के जिला पंचायत में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ पद्मिनी हरदेल वर्तमान में जनपद में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी कार्यशैली से नाराज होकर 2 अलग अलग मामलों में शिवसेना नेताओं और जनपद अध्यक्ष सहित 13 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। जनपद अध्यक्षा लालिमा ठाकुर ने बताया कि पिछले 4 महीने से प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ हैं। तब से लेकर के अब तक केवल एक बार सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई है। वे ज्यादातर जनपद से नदारद रहती हैं, जिसके चलते कई कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके चलते गरियाबंद कलेक्टर से मिलकर के हम सभी ने 13 सदस्यों ने उनको जनपद से हटाने की मांग की है। बता दें कि इस दौरान शिवसेना के जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनपद कार्यालय के सामने पद्मिनी हरदेल के खिलाफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए और कई मामलों में शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने को लेकर के उनका पुतला जलाते हुए नाराजगी भी जताई। आज शिवसेना जिला इकाई जिला गरियाबंद में शिवसेना जिला अध्यक्ष माननीय धनंजय सिंह परिहार हमारे प्रदेश प्रमुख के आदेशानुसार जनपद सीओ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किए, क्योंकि जनपद सीओ के द्वारा लगातार सचिवों को संरक्षण देकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने उग्र आंदोलन करते हुए यहाँ पर उनका पुतला दहन भी किया है। जनपद सीओ बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्तता में सभी सचिवों को संरक्षण दे करके अपना बढ़ावा दे रही है और सचिवों का मान बढ़ा रही है, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है। पंचायत के हैं सभी लोग और जनपद सीओ सब लोग परेशान हैं। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी को अटेंड नहीं करते, न सामान्य सभा का मीटिंग रखते हैं और न सामान्य प्रशासन। कई बार अवगत कराने पर भी ना कोई अटेंड भी नहीं करता और मुलाकात करने के लिए बोले तो मुलाकात भी नहीं करते। साथ में रहते बिना प्रशासन का मीटिंग के बिना जनपद का कई प्रकार की राशि का हरण होता है बिना नोटिस के। उसको हम लोग बोलने का प्रयास किए
लेकिन बोलता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र में है, मैं कर सकता हूँ, किसी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। और तानाशाही रवैया से गरियाबंद जनपद चल रहा है। इसी से नाराज होकर हम सभी सदस्य लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और उसको सभी चीज से अवगत कराए और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कार्रवाई हो। ये अभी हमारे जनपद अध्यक्ष गरियाबंद और सदस्य लोग जो आए हुए थे, तो उनका कुछ सीओ जनपद पंचायत गरियाबंद से कुछ शिकायतें हैं कि मतलब जो व्यवहार है या जो उनका भुगतान उगतान के संबंध में या जो कार्य हैं कुछ पेंडिंग वेंडिंग रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में इसमें तत्काल जो भी जांच करके इसकी कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कटौती करने पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें वहीं रोक दिया, लेकिन 3 विद्युत कर्मियों में 2 फरार हो गए और 1 विद्युत कर्मी को 4 पहिया वाहन के साथ ग्रामीणों ने रोक लिया। बता दें कि विद्युत विभाग छुर्रा के अधिकारी पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच में गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी, जिसे देखते हुए छुर्रा थाने से पुलिस टीम पहुंची कि किस प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। मैं बता दें कि कृषक और ग्रामीणों का यह भी कहना था कि कुछ दिनों तक इस समझौते का हम इंतजार करेंगे और इस समझौते के अनुसार विद्युत आपूर्ति अगर नहीं होती है तो फिर हम विद्युत विभाग छुरा के कार्यालय में धरने पर बैठेंगे। हम लोग तीनों फेज को ना काट के एक फेज को लुक कर रहे हैं, या तो फेज सीक्वेंस चेंज करने से वो जो तीनों फेज के लाइन है घरों में वो तीनों फेज आ जाएगी, लेकिन जो किसानों के पंप है या 3 फेज के जो मशीनें हैं वो बंद हो जाएगी। इससे क्या है, जो बच्चों का जो लाइट और घरों में जो घरेलू चीज को उपयोगिता है वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पंप में जो लोडिंग हो रही है वो लोडिंग कम हो जाएगी। अभी जो शेड्यूल तय समय जो शेड्यूल निकाला गया है, जिसमें गांव हिसाब 2 से 3 गांव जो लोडेड बस्ती हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से 3 घंटे का ड्यूरेशन बनाया गया है, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक शेड्यूल बना है। 2 फेज काटना, एक फेज काटना, 2 फेज पड़े रहेगा ऐसे। तो किसान लोग इससे परेशान नहीं होते हैं जी? होते हैं। तो रात में ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि चोरी छुपे लाइन काटने के लिए रात को आना पड़ा? वही साहब भेजा तब आएंगे। तो ये रोज का काम है क्या, कहीं ना कहीं भेजते हैं? और भी होता है आगे। तो ऐसे कुछ खराबी थी या जबरदस्ती काटने के लिए भेजा गया? और क्या है, ओवर लोड हो रहा है, इसी कारण भेजा था। तो ओवरलोड हो रहा है तो दिन में भी तो उसका सुधार या काट किया जा सकता है, रात को चोरी छुपे काटने से क्या मतलब है? क्या पता, साहब भेजा वैसे करते हैं। तो लगातार चलता है काम रातों में इस क्षेत्र में? और दूसरे जगह भी चलता है। शाम के पता चली इसकी लाइनमैन मना रात में करीबन 9-10 बजे लाइन जम्पर काटने के लिए आते हैं। अच्छा, तो कोई खराबी के कारण काटते हैं, जबरदस्ती काटने आते हैं, क्या लगता है आपको? जबरदस्ती एक पॉइंट को उड़ा देते हैं और 4 लोग हम सुनील, प्रकाश और अम्मालाल चारों रात में यहीं पे रुके रहे थे देखने के लिए। तो लाइनमैन सीधा गाड़ी में आए और हम लोग चिल्लाए तो भाग गए वो लोग। अच्छा, तो उड़ाकर। अच्छा, तो इनकी गाड़ी और इनको कहाँ पे रोके आप लोग? यहीं पे रुके तो ये में। अच्छा, रात भर यहीं है? हाँ, रात भर यहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश के कई निकाय नगर परिषद क्षेत्रों के सीएमओ के तबादले किए गए, जिसके अंतर्गत नगर परिषद ओंकारेश्वर में पदस्थ सीएमओ मोनिका पारधी का तबादला खंडवा जिले के छनेरा नगर परिषद और सतना जिले की नगर परिषद कुरापुर से संजय गीते को ओंकारेश्वर नगर परिषद सीएमओ बनाकर भेजा गया है। वहीं सीएमओ मोनिका पारधी का पत्रकार संघ से अशोक शर्मा, ललित दुबे, घनश्याम माहिदिया ने सीएमओ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए सम्मानित किया। इस दौरान सीएमओ मोनिका पारधी ने कहा कि उन्होंने कहा कि वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, नर्मदा के तट ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर बाबा की नगरी में सेवा करने का उन्हें मौका दोबारा मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, उनका भी उन्होंने आभार जताया।
खबर शमशाबाद से है, जहां विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर मेला ग्राउंड में जिला स्तरीय उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, जिला खाद्य अधिकारी रश्मि साहू के साथ ही समस्त कर्मचारियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही खाद्य विभाग की तरफ से सभी अतिथियों का तुलसी के पौधे भेंट कर सभी का स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा कि गरीब की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मेरा उद्देश्य है मानव जीवन में सेवा और पीड़ित मानवता की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। मैं इस सिद्धांत पर चलते हुए राजनीति में कार्य कर रहा हूं। अगली खबर बैहर से है, जहां पर कई दिनों से कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और बाघ की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सिझोरा परिक्षेत्र के ग्राम चंदिया में एक नर बाघ की उपस्थिति देखी गई थी, जिसकी आयु लगभग 12 साल के करीब बताई जा रही है। बता दें कि बाघ वृद्ध अवस्था में होने और शिकार करने में सक्षम न होने के कारण आबादी वाले क्षेत्र में मवेशियों का शिकार आसानी से करने के लिए उसने प्रवेश कर लिया था। बता दें कि चंदिया ग्राम में इस बाघ के होने की सूचना ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी थी और सूचना मिलते ही कान्हा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बाघ को रेस्क्यू कर लिया। वहीं बाघ की स्थिति बेहद ही नाजुक बताई गई, जिसे देखते हुए वन अधिकारी ने बाघ को इलाज के लिए वन्य प्राणी उपचार चिकित्सालय ले गए, जहां पर 10 दिनों तक बाघ का इलाज चला और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बैहर में फायर सीजन को देखते हुए कॉर्वेट फाउंडेशन की प्रिया बारेकर और उनकी टीम ने कान्हा टाइगर रिजर्व के 4 वन परिक्षेत्रों में कुल 12 लीफ ब्लोअर का वितरण किया। बता दें कि लीफ ब्लोअर वितरण के समय कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक SK सिंह, उप संचालक नरेश सिंह यादव उपस्थित रहे। इस दौरान बता दें कि कॉर्वेट फाउंडेशन की टीम ने आग बुझाने के लीफ ब्लोअर के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया। देश में पेट्रोल की कीमत कम होने से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं राजनांदगांव में भी पेट्रोल की कीमत में कमी को लेकर के लोगों ने खुशी जताई और बता दें कि केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम होने से आमजन में उत्साह है और रोजाना लंबे सफर करने वाले उपभोक्ताओं में खुशी उनमें देखी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। और वहीं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सेक्टर अधिकारियों और रिजर्व टीमों को प्रशिक्षण दिया गया है। सेक्टर अधिकारियों के दायित्व ईवीएम, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, पोलिंग पार्टी और मतदान प्रक्रिया के साथ ही अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिन गुरुवार को निर्वाचन कार्य के लिए सेक्टर अधिकारियों और रिजर्व टीम का प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक समेत कई अधिकारी मौजूद थे। ओंकारेश्वर हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में धार्मिक और अन्य पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार की पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से पर्यटन स्थलों और दूरस्थ धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने फ्लाई ओला मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। बताया जा रहा है कि पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा सबसे पहले ओंकारेश्वर उज्जैन तक पहुंच रही है। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री के साथ कई लोग मौजूद थे। इसलिए हुआ कि 2-3 जगह कार्यक्रम थे और वो सब दूर से अटेंड करते हुए आ रहे थे। यहाँ भी कार्यक्रम किया है उन्होंने और ये जो हमारे पीएम श्री की जो ये पर्यटन वायु सेना की जो सेवाएं हमारे लाभार्थियों को, हमारी जनता को मिली है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि अब तीर्थ हम बस से करते थे, ट्रेन से करते थे और अब हम प्लेन से भी करेंगे। और इसका सीधा सीधा लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो सेवाएं मिली है जनता को, ये वो उनको
एक तरीके का पुण्य ही मिलेगा, ताकि वो उस नर्मदा से और गंगा जी में नहा करके जो भी आशीर्वाद लेंगे ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अब खबर सिंगरौली से, जहां वन्य प्राणियों की तस्करी कर बेचने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में एसटीएफ और झारखंड वन विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिले के जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की पेंगोलिन सहित कई प्राणियों की तस्करी करने वाला ये तस्कर जो है आदिवासी बहुल इलाकों में युवाओं को कम पैसे के लालच देकर के वन्य प्राणियों की तस्करी करवाता था, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली। वही सूचना मिलते ही डीएफओ अखिल बंसल के निर्देश पर संयुक्त टीम का गठन किया गया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके मुख्य सरगना को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करीबन 10 दिन पूर्व हमारी टीम को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोकल युवक जो हैं वो एक पेंगोलिन को बेचने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम ने तत्काल उनको अरेस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो उनके द्वारा 2 नाम सामने आए थे, सीधी जिले के अंदर सीधी वन मंडल और सीधी पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया। उसी के अगले दिन जो 2 नाम और बैडन के सामने आए हैं, उन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन 8 अरेस्ट के बाद, शिनाख्त के बाद ये पाया गया 2 चीजें कि एक तो जो ये नेटवर्क था ना सिर्फ पेंगोलिन बल्कि उल्लू की प्रजातियां, सैंड बोआ, स्टार टॉर्टोइज यानी छोटे रेप्टाइल और मैमल्स, उनकी तस्करी यहां से करता था, मध्य प्रदेश से करता था। और कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो नाम हमारे सामने आया उसको सोनभद्र से ट्रैक करते हुए फाइनली गढ़वा के अंदर गढ़वा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गढ़वा पुलिस के साथ आज अंतर्राज्यीय जो इनका हैंडलर था, इन सबका सरगना था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सारंगढ़ में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर ऑनलाइन सट्टा, जुआ, सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 52 पत्ती, ताश और नकदी भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पुलिस आगे की जांच कर रही है। कल दिनांक 13/3 को थाना कोतवाली के सराय पाली एरिया में कुछ जुआ फड़ लगने की सूचना और मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक टीम का गठन करके रेड की कार्यवाही कराई गई, जिसमें लोग वहां आरोपी गण मिले, जो 16 आरोपी गण मिले, जिनके पास से कुल 4,83,000 रुपए करीब राशि प्राप्त हुई। उसके अलावा 13 नग मोबाइल और कुछ गाड़ियां मिली हैं, जो कुल मिला के लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास जुमला राशि का जब्ती की गई है और उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करते हुए जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पृथक से 151 की कार्रवाई की गई। अगली खबर सारंगढ़ से है, जहां अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। जैसे आए दिन गांव में शराबी शराब के नशे में गाली गलौज करते हैं, माहौल खराब कर देते हैं, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बता दें, ग्रामीण महिलाओं ने थाने में पहुंचकर शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि शराब के नशे में आए दिन गांव में मारपीट, गाली गलौज जैसी घटनाएं होती रहती हैं, जिससे महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर शराबियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो चक्का जाम करने पर वे मजबूर हो जाएंगी। हमारे यहाँ शराब बेचाते थे हमारे गांव में, और जो बेचा थे ना ते पूरा गांव के महिला मन ला गाली गलौज करा थे। एकर से पहले भी आप मन शिकायत करे आ रहा हो? हाँ, फोन द्वारा करथान सर शिकायत, लेकिन जाते जरूर, लेकिन अंदर नहीं करे ना, कछु कार्रवाई करबे नहीं करे, अपन खाना पूर्ति करके वापस आ जाते। हम ही मन ला उल्टा गाली गलौज करते, हम ही ला बोल देते तू मन फसाए बर करे हो है, दारू ला एक रख दे हो घर में, ऐसे करके बोल देते। एकर से पहले आप मन कहाँ शिकायत करे हो? हमन एसपी ऑफिस गए रहन, कलेक्टर मदे हमन ज्ञापन सौंपे हन। हमन ये दारू बंद करे वाला समस्या में आए हैं कि हमारे जमगहन मोहल्ला में दारू गांव में नहीं बिकना चाहिए। पूरा गांव ढाबा हुआ सब बंद होना चाहिए। तभी आप मन यहाँ थाना में आए हो, पुलिस से बात हुई से आप मन के? हाँ, वैसे तो कार्रवाई करबो, अंदर करबो ऐसे बोले है, और गे हिलाए बार छूट जाही, ओकर बाद में 30 दिन 15 दिन के बाद ओकर जवाबदारी हमन से नहीं है, ओकर जवाबदारी हमन के नो है, ऐसे बोली से। ग्राम जमगहन के बिहारी टंडन चाय ठेला चलाता है, उसी के एवज में दारू बेचने की उसकी शिकायत है। 1-2 बार जाकर तस्दीक कर कार्रवाई की गई है, परंतु उसके पास शराब नहीं मिला है।
वो दारू पी के महिला एवं गांव के आसपास के लोगों को गाली गलौज बकने की शिकायत लेकर अभी महिला लोग आए हैं। उस पर त्वरित कार्यवाही कर उसके विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।